अंग्रेजी व्याकरण में ए एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है डेफिनिट आर्टिकल दी और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो द डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है और ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल अर्थात निश्चित अभिपद और अनिश्चित अभिपद के अंदर आता है। तो आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहा गया और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा गया। तो सवाल यह है कि द को डेफिनिट आर्टिकल और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा गया। द को डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग संसार के सभी निश्चित वस्तु, निश्चित सेंस और निश्चित प्रतीक के लिए किया जाता है तथा ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग संसार के सभी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित सेंस, अनिश्चित प्रतीक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से निष्कर्ष यह है कि द जो है, इसे द और दी दोनों पढ़ा जाएगा। तो कहाँ यह द पढ़ा जाएगा और कहाँ यह दी, तो इसकी व्याख्या मैं आगे कर रहा हूँ। फिलहाल इसके अध्ययन को देखेंगे कि यह जो दी है ये निश्चित निर्धारक है, एक डिटरमाइनर है, और ए एन अनिश्चित निर्धारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं इसे उदाहरण के साथ दिखा रहा हूँ। जैसे कि यह यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में दो प्रकार के चीज़ हैं। एक डेफिनिट आर्टिकल है, निश्चित वस्तु है, और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित वस्तु है। निश्चित वस्तु वह होता है जो था, है और रहेगा, और इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित वस्तु वह है जो अस्थायी नहीं है। जैसे डेफिनिट आर्टिकल जो था, है और रहेगा, जैसे कि सन, सूरज, मून, चांद, स्काई, आकाश, अर्थ, पृथ्वी, स्टार, तारे, तो ये सभी वस्तुएं डेफिनिट हैं, डेफिनिट आर्टिकल हैं, निश्चित वस्तुएं हैं। ये था, है और रहेगा। तो जितने भी संसार के निश्चित वस्तुएं हैं, इन समूह के साथ दी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दी का नाम डेफिनिट आर्टिकल पड़ा, क्योंकि इसका प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल के साथ किया गया है। इनडेफिनिट आर्टिकल जो अस्थायी नहीं है, जैसे कि पेन, अम्ब्रेला, चेयर, पेंसिल, तो ये सभी जो वस्तुएं हैं ये अस्थायी हैं। ये हमेशा से एक समान नहीं रह सकते हैं। तो ये सभी अनिश्चित वस्तुएं हैं और उसके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, द अर्थ इज राउंड, द स्काई इज ब्लू। इसलिए दी को डेफिनिट आर्टिकल कहा गया है क्योंकि इसका प्रयोग संसार के सभी डेफिनिट वस्तुओं के साथ, डेफिनिट सेंस में, निश्चित निर्धारक के रूप में किया जाता है। ये पेन और अम्ब्रेला जो है ये अनिश्चित वस्तुएं हैं, इसलिए इसके साथ अनिश्चित निर्धारक ए और एन का प्रयोग किया गया है। ये इनडेफिनिट थिंग है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, तो इसीलिए इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ए एन दी को आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग संसार के आर्टिकल के साथ किया जाता है और यह उसका प्रतिनिधित्व करता है। बराबर ए एन विभक्त हो गया, वन दो शब्दों में, और दे दिस एक शब्दों में यह विभक्त हो गया, दी में या द में। ए एन और दी का प्रयोग आर्टिकल की तरह होता है।
जैसे दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, द अर्थ इज़ राउंड। इन सभी वाक्यों में ए, एन और दी का प्रयोग आर्टिकल के सेंस में किया गया है, क्योंकि इनमें कोई निश्चित वस्तुएं हैं और कोई अनिश्चित वस्तु है। ए एन दी का प्रयोग डिटरमाइनर की तरह होगा, निर्धारक की तरह, जैसे कि दिस इज़ ए बुक और द स्काई इज़ ब्लू। यहाँ पर बुक अनिश्चित वस्तु है और ए का प्रयोग किया गया, क्योंकि अनिश्चित वस्तु के पहले ए का प्रयोग। तो ए यह निर्धारित करता है कि मैं जहाँ भी आता हूँ तो मैं अनिश्चित निर्धारक हूँ और मैं अपने बाद किसी अनिश्चित वस्तु को ही लाता हूँ, ये निर्धारित करता है। द स्काई इज़ ब्लू में द यह निर्धारित करता है कि निश्चित निर्धारक है, तो यह निर्धारित करता है कि मैं जहाँ भी आता हूँ अपने बाद वैसे शब्द को लाता हूँ जो निश्चित वस्तुएं होती है, निश्चित सेंस से संबंधित होता है। अब नंबर 3 पर आप फिर देखिए, ए एन दी एडजेक्टिव की तरह ए एन दी को लिटिल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर आई यूज़ टू प्ले। दिस इज़ द प्लेस, यह वही जगह है, वेयर जहाँ आई यूज़ टू प्ले, मैं खेला करता था। या नहीं तो दिस इज़ द वेरी प्लेस। सेंटेंस को और ज़्यादा इम्फेटिक बनाना हो तो दी के साथ वेरी शब्द लगा देते हैं। ऐसे वाक्यों में दी को टेढ़ा करके इटालियन लेटर्स में लिखा जाएगा तो ही दी वैलिड माना जाएगा। हम लोग प्रायः ये समझते हैं कि ए मीन्स एक, एन मीन्स एक और दी मीन्स कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ए, एन और दी जो शब्द है उसके कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं और कई सेंसों में, तो वो किस किस तरह से इसे मैं दिखाने का प्रयास किया है, आप इसे देखेंगे। तो नेक्स्ट है ए एन दी, अर्थ इन तरह से भी, जैसे द पेन इज़ न्यू, इसका मतलब हुआ कलम नई है, यहाँ दी कोई अर्थ नहीं दे रहा है। द वाटर इज़ हॉट, पानी गर्म है, यहाँ भी दी मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। शब्द का यूज मीनिंगफुल है, लेकिन अर्थ के हिसाब से यहाँ यह कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये यहाँ अर्थहीन हो गया। अ पेन विच इज़ रेड इज़ माइन, द मीन्स यहाँ निकला वह, द पेन वह कलम, विच इज़ रेड जो लाल है, इज़ माइन वह मेरी है। यहाँ दी का मतलब वह निकल रहा है। दिस इज़ द मैन, यह वही व्यक्ति है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी सहायता की, मदद की, तो यहाँ दी का मतलब वही आ रहा है। तो दी कहीं अर्थपूर्ण भी होता है, कहीं अर्थहीन भी हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे भी है कि ये जो ए एन दी हैं एक प्रतीकात्मक रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अब आप इसे यहाँ देखेंगे, जैसे कि मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ तो इसका 2 अंग्रेजी होगा, आई एम रीडिंग ए टेल या ए स्टोरी, या नहीं तो फिर आई एम रीडिंग दी टेल या दी स्टोरी। ये जो टेल है, कहानी या स्टोरी, इसके पहले ए भी लगाया जा सकता है और दी भी। जब ए लगाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि कहानी जो है वह साधारण है, और दी लगाने का मतलब यह होगा कि यह कहानी कुछ विशेष है, खास है, महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। वास्तव में किसी चीज़ में ए लगाने का मतलब यह होगा कि वह चीज़ साधारण बन जाएगा, और दी लगाने का मतलब यह होगा कि वह जो चीज़ है वो कुछ खास, विशेष, ज़रूरी, कई सेंस के साथ वो उपस्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 7 में ए एन दी अभिपद के रूप में। दिस इज़ ए पेन, पेन से पहले ए आया। पेन वास्तव में एक पद है, एक वस्तु है, लेकिन ए का प्रयोग किया गया है यह दिखाने का
ये प्रयास कर रहा है ए कि मैं पद नहीं हूँ, पद वास्तव में जो आर्टिकल है वो तो पेन है, मैं उसको प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि जो वो पद है इंडेफिनिट है, तो इसलिए ये अभिपद है। द अर्थ इज राउंड में पद अर्थ है और दी पद नहीं होकर अभिपद है। आर्टिकल का प्रयोग अन्य सेंसों में भी किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे अन्य अर्थ है जो संकेत के यूज में, जैसे द स्कूल इज क्लोज्ड, विद्यालय बंद है। द मैन इज कमिंग, व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ पर यह दी संकेत दे रहा है कि विद्यालय बंद है। ए के बारे में हम लोग प्राय यह समझते हैं कि ए बराबर एक, परंतु ए जो है यह एक लेटर, वर्ड और मार्क्स तीनों होता है। मार्क्स मीन्स मात्रा, जैसे ए बराबर औ तो लेटर के रूप में है, औ जो ध्वनि है और जो स्वर वर्ण है वॉवेल के, और ए मीन्स एक भी, तो इस सेंस में एक वर्ड हो जाता है। और ए मीन्स आ की मात्रा, आकार, तो यह एक मार्क्स के रूप में भी है। इसी तरह से नंबर 5 पर ए एन और दी का उच्चारण आप देखेंगे। ए को हम लोग ए और अ दोनों पढ़ सकेंगे, एन को एन और अन, और दी को द और दी भी पढ़ेंगे और दी भी पढ़ेंगे। तो कहाँ ए का उच्चारण ए और कहाँ अ पढ़ेंगे? तो जब सेंटेंस सिंपल होगा तो ए पढ़ेंगे, और जब सेंटेंस इम्फेटिक या फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है तो फॉरेन लैंग्वेज में ए को प्रायः अ ही पढ़ा जाता है। इसी तरह से सिंपल सेंटेंस में एन, और इम्फेटिक वे में फॉरेन लैंग्वेज में अन, और द को द दी, लेकिन इम्फेटिक में हमेशा दी पढ़ा जाता है। और इसके कुछ नियम भी हैं पढ़ने के, देखेंगे। दी को द दी दोनों पढ़ा गया है। दी वहाँ पढ़ेंगे, वॉवेल से पहले दी पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट से पहले द पढ़ेंगे। जैसे कि इन दोनों वाक्यों में ये THE आया है। यहाँ पर THE अम्ब्रेला से पहले आया है। अम्ब्रेला ये वॉवेल है और वॉवेल से पहले दी पढ़ा गया है, तो इसलिए इसे दी अम्ब्रेला इज़ कॉस्टली पढ़ेंगे। और यहाँ पेन पी है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंट से पहले द है, तो इसलिए यहाँ पढ़ेंगे द पेन इज़ न्यू। नंबर 7 पर यह एक विशेष प्रयोग है। हम लोग सभी जानते हैं कि वॉवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल में ए का प्रयोग किया जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि वॉवेल में एन ही क्यों लगता है, ए क्यों नहीं लगा। इसी तरह से कॉन्सोनेंट में ए लगता है, एन क्यों नहीं लगा, इसके पीछे क्या कारण है। कॉन्सोनेंट में एन भी तो लगाया जा सकता था। तो हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इसके साथ प्रयोग होता है वॉवेल में एन, कॉन्सोनेंट में ए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं ए प्लस कॉन्सोनेंट सेमी वॉवेल, अर्थात सेमी वॉवेल कॉन्सोनेंट में ए और वॉवेल में एन। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एक समान अक्षर के आमने सामने आने से वह उच्चारण में संयुक्त रूप लेकर विकृत हो जाता है। इसलिए स्वर के दोष से बचने के लिए वॉवेल से पहले एन तथा कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। मैं इसे उदाहरण में दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देखेंगे। जैसे दिस इज एन एप्पल, तो एन और एप्पल, एप्पल ए से शुरू है, वैसे तो उच्चारण पर डिपेंड करता है, मैं इसे समान तरीके से दिखा रहा हूँ। एप्पल एक
वॉवेल है और वॉवेल में एन का प्रयोग किया गया, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि एन और एप्पल, एन का एन, ये जो एन है, और एप्पल का ए, तो एन और ए दोनों अलग अलग अक्षर यहाँ होते हैं। तो जब दोनों अक्षर अलग अलग होता है तब इसका उच्चारण में स्वर में दोष उत्पन्न नहीं होती है। तो दिस इज़ एन एप्पल, इसको हम कितना ही स्लो पढ़ें या कितना ही स्पीड में इसे पढ़ें, फिर भी ये दोनों शब्द अपने अपने आप में उच्चारित हो जाएंगे, एन भी और एप्पल भी, क्योंकि इस दोनों शब्द के आमने सामने के अक्षर एन और ए एक दोनों भिन्न भिन्न हैं। परंतु अगर इसमें ए का प्रयोग करेंगे, यानी वॉवेल में ए का, तो परिणाम क्या होगा आप इसमें देखिए। जैसे दिस इज़ ए डैश एप्पल, माना कि एप्पल में हमने ए का प्रयोग कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा कि दिस इज़ ए एप्पल, तो ए बराबर और या ए, और एप्पल में या ए निकलेगा या और निकलेगा। तो परिणाम तक क्या होगा कि यह ए और यह ए आमने सामने का अक्षर एक जैसा रहने से ये दो बार जो ए आया है ये संयुक्त हो जाएगा, ए जोड़ ए, यानी ये ए एप्पल हो जाएगा, और ए एप्पल होते होते ये एप्पल के रूप में उच्चारित हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसे पढ़ेंगे दिस इज़ एप्पल, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आएगी कि क्या कौन सा अंग्रेजी है या एप्पल क्या हो गया, क्योंकि डिक्शनरी में एप्पल तो कुछ शब्द बनता नहीं है। तो एप्पल में वॉवेल है और इसलिए ए का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ एन का प्रयोग किया गया है, और ए का प्रयोग करने से दोनों आपस में जुटकर ये संयुक्त रूप ले लेते हैं, जिससे स्वर में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस त्रुटि से बचने के लिए प्रयोग को विपरीत कर दिया गया है। नीचे जैसे दिस इज़ एन, आप पहले इधर देख लीजिए, दिस इज़ ए नोज, ये ए और एन आमने सामने दोनों अलग अलग हैं, दोनों सभी शब्द उच्चारित होंगे, लेकिन दिस इज़ एन नोज, ये तो कॉन्सोनेंट है, ए लगता है। अगर कॉन्सोनेंट में एन लगा दें तो परिणाम यह होगा कि एन का एन और ये दोनों एन नोज का आमने सामने, ये जो दोनों डबल एन जुट करके एन नोज, ये नौ संयुक्त होकर के एन नोज हो जाएगा। तो उच्चारण पर दिस इज अनोज हो जाएगा। इसको जल्दी पढ़ा जाए स्पीड में, दिस इज अनोज। तो ऐसा अब बात ही होगा कि कोई इस तरह से रुक करके पढ़ेंगे दिस इज़ एन अनोज, ऐसा नहीं है। दिस इज़ कोई भी पढ़ेंगे तो दिस इज़ एन नोज, एन नोज, तो ये एन नोज हो जाएगा। तो यदि कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग कर दिया जाता तो फिर इस तरह से स्वर में उच्चारण में त्रुटि उत्पन्न हो जाती। तो इसी त्रुटि से बचने के लिए वॉवेल में एन और कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग किया गया है। अब आप नेक्स्ट देखें नंबर 8 पर, आर्टिकल का प्रयोग आप देखिए नॉन के लिए किया जाता है, और यदि नॉन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही इज़ डैश मैन, इसमें मैन नॉन है, इसलिए इसमें चाहे ए लगे चाहे एन लगे अलग की बात है। तो यहाँ आंसर आएगा ही इज़ ए मैन, क्योंकि नॉन है इसलिए ए लगेगा। दूसरे उदाहरण में आप देखिए ही इज़ ओल्ड, ही इज़ ओल्ड, इसमें ओल्ड एडजेक्टिव के शब्द हैं, इसमें नाउन नहीं है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। तो ही इज़ डैश ओल्ड, ये इसी तरह से रहेगा।
और अधिकांशतः विद्यार्थी यह सोचते हैं कि चलो ही इज़ डैश ओल्ड में ओल्ड का पहला अक्षर ओ है तो वॉवेल से शुरू है तो एन लगा देते हैं, तो वो प्रायः लिख देते हैं ही इज़ एन ओल्ड, लेकिन एन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ ओल्ड है, एडजेक्टिव है, इस वाक्य में नॉन नहीं है। नॉन रहने पर ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। इस उदाहरण को नीचे दिखाया गया है, जैसे कि आप देखिए यहाँ ही इज़ एन ओल्ड मैन, यहाँ एन का प्रयोग किया गया, आर्टिकल का प्रयोग किया गया क्योंकि इस वाक्य में मैन नाउन है। अगर इस मैन को हम हटा देंगे, जैसे कि हमने इसको हटा दिया, तो अब यह हो जाएगा ही इज़ ओल्ड, तो अब ये भी हट जाएगा, ही इज़ ओल्ड। अब यहाँ ए एन कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मैन देंगे तो वैसे ही हमको ए एन जो भी लगे, अलग की बात है, यहाँ देना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, और इसको देंगे तो इसे भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिकल है और ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए ही किया जाता है। वाक्य में नाउन होगा तो ही आर्टिकल आएगा। अब इसमें एक सावधानी है, विशेष यह है कि एन का प्रयोग किया गया है ओल्ड के अनुसार, यानी एडजेक्टिव के अनुसार। तो एन का प्रयोग इस वाक्य में एडजेक्टिव के अनुसार किया गया है, लेकिन किया गया है नाउन के लिए। तो के अनुसार और के लिए में डिफरेंस, अंतर है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। और ये अंतिम उदाहरण है, इसे देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ए एन का व्यापक अर्थ, ए एन के बारे में हम लोग यह समझते हैं प्रायः कि ए एन एक हुआ और चलो बात ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके व्यापक अर्थ देखें, ए एन बराबर 1 एक, और ए एन प्रतीक होता है कहीं ए एन बराबर एनी भी, जैसे कोई और किसी। ए एन बराबर एक काइंड ऑफ, एक प्रकार का, और ए एन पर के रूप में, प्रति के रूप में भी होता है, जैसे एग्जाम्पल से यह क्लियर होगा। दिस इज़ ए पेन, यहाँ ए आया है तो यहाँ हुआ एक, जैसे दिस इज़ ए पेन, यह एक कलम है, ए बराबर एक आ रहा है। ए मैन वॉज गोइंग, यानी कि कोई आदमी जा रहा था, तो यहाँ ए बराबर कोई आया। देयर लिव्ड ए मैन, व्यक्ति रहता था इन ए विलेज, किसी गांव में, तो यहाँ ए बराबर किसी आ रहा है। ए प्रतीक है इन ए सर्टेन विलेज, ये जोरदार के सेंस में है। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, बाय ए लीटर, यहाँ ए हुआ कि तेल को बेचा जाता है लीटर के हिसाब से, तो ए यदि प्रतीक अर्थ दिया के हिसाब से। आई अर्न 25,000 रुपीज़ ए मंथ, आर एस दे देता हूँ, तो आई अर्न, मैं प्रत्येक महीने इतना रुपये के हिसाब से प्रतीक कमाता हूँ। ए फिर देखेंगे, ए मीन्स एक प्रकार का, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, तो प्रीशियस मेटल जो है सोना एक प्रकार का कीमती धातु होता है। यहाँ ए मीन्स एक प्रकार का, के हिसाब से आई टेक टी 4 times ए डे, मैं दिन में, आई टेक टी मैं चाय पीता हूँ 4 times 4 बार ए डे, एक दिन के हिसाब से, एक दिन में।